पिछले क्लास में हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था अपना डिसेंट्रलाइजेशन वाला। थोड़ा सा हम आपको याद दिला देना चाहते हैं। टॉपिक था हमारा बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, और चूंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम लोगों ने बहुत हद तक इसके बहुत सारे पॉइंट को हमने डिस्कस किया था। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता क्या है ये हम लोगों ने समझा था, और हमने कहा था कि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होने के वजह से इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ तक रोकेंगे और फिर अगले वाले क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे, यानी कि पंचायती राज से बेसिकली हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल सा मतलब आपने क्या समझा था। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये था कि हमारे इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। एक है सेंट्रल, एक है स्टेट और एक है लोकल गवर्नमेंट, है ना। 3 है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो हमने आपको ये बताया था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, शुरुआत से ही लेकर यानी कि 1947 से ही लेकर हमारे इंडिया में मात्र 2 ही गवर्नमेंट थे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन बाद में इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो हमारे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन को लगने लगा था, बड़े बड़े लीडर जो हमारे थे उनको लगने लगा था कि इंडिया को संभालना मात्र 2 गवर्नमेंट के बस का बात नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लोकल गवर्नमेंट लाना पड़ेगा जो कि क्या करेगा, गाँव में रहेगा और वहाँ का जो मुद्दा होगा, वहाँ का जो समस्या होगा वो उसी गांव में खत्म कर लिया जाएगा। जैसे हमने कल एग्जांपल आपको दिया था कि गाँवों में ना बकरी चुराना, मुर्गी चुराना, उसके घर का सामान उठा के लेके आ जाना, लड़का लड़की दोनों आपस में लेके भाग गया एक दूसरे को, इस तरीके का गाँव में आजकल माहौल बड़ा कॉमन है। तो क्या इस समस्या का समाधान पाने के लिए आप उस स्टेट के हाई कोर्ट में आओगे? क्या सुप्रीम कोर्ट जाओगे? कभी नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे जाओगे तो आपको हो सकता है कि 10 साल 15 साल भी लग जाए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे केस पेंडिंग में रहते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि आपका ना कोई गांव में है, मुर्गी चुरा लिया मान लो, आप उस चोरी का शिकायत हाईकोर्ट में कर तो सकते हैं, लेकिन आपका ना इतना छोटा सा मुद्दा देख के आपका डेट ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो बोलेगा आपको फ़ोन करके कि भाई आपका ये छोटा सा मामला है, आप इसको अपने गांव में सुलझा लो, नहीं होता है तो फिर हमारे पास आओ। हाँ, केस रजिस्टर जरूर होता है, यानी कि कोई भी कोर्ट हमारे इंडिया में किसी भी आदमी का केस लड़ने से मना नहीं कर सकता, ये नियम है। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमको कुछ समस्या हुआ, छोटा ही समस्या मान लीजिए, हम चले गए पटना के हाई कोर्ट में अपना शिकायत दर्ज करने के लिए, क्या मेरा वहाँ पे केस रजिस्टर नहीं होगा? होगा। इंडिया का नियम ये कहता है कि कोई भी कोर्ट आपके फैसलों को नकार नहीं सकता, यानी कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको नकार नहीं सकता। हाँ, भले ही सुनवाई में 10 साल 12 साल 5 साल 6 साल टाइम लग जाएगा, लेकिन आपका सुनवाई जरूर होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, चूंकि हाई कोर्ट है भाई, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें केस बहुत सारे पेंडिंग रहते हैं, इसलिए आपका छोटा मोटा जो केस रहता है ना, उसको जल्दी आगे आने का मौका ही नहीं मिलता। लॉयर के पास आप जाओगे ना बोलने के लिए कि आप मेरा केस लड़ो, मेरा मुर्गी चुरा लिया है, तो आपको वो डांटेगा पहले, बोलेगा अरे भाई तुम इसके लिए हाई कोर्ट क्यों आए हो, अपने मुखिया के पास जाओ, अपने गांव के सरपंच के पास जाओ। देखो अरे लॉजिक भी आप सोचो ना, क्या आम आदमी इस चीज के लिए कभी हाई कोर्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, कोई आ गया तो फिर लॉयर उसको समझा देता है, बोलता है कि अपने गांव पे जाओ, अपने सरपंच से छोटा मोटा केस वहीं पे डिस्कस कर लो। देखो पटना के हाई कोर्ट हो गया, जैसे हम लोग पटना में रह रहे हैं तो पटना का हाई कोर्ट है अपना, उत्तर प्रदेश में भी हाई कोर्ट है। तो ये सब हाई कोर्ट ना बेसिकली बड़े बड़े मामलों को हैंडल करने के लिए होते हैं। छोटा मोटा है तो आपका लोकल गवर्नमेंट बेस्ट है, इसीलिए तो लाया गया था लोकल गवर्नमेंट, कि छोटा मोटा जो मुद्दा है आप अपने गाँव में सुलझा लो। नहीं तो पहले लोग क्या करते थे, मुर्गी चोरी हुआ हाई कोर्ट आ जाते थे, कोई किसी के बकरी को चोरी कर लिया हाई कोर्ट आ जाते थे, सुप्रीम कोर्ट चल जाते थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दूर बात हो गया, लेकिन वो कोर्ट पहुंचाते थे। तो गवर्नमेंट को लगा ना कि जैसे चलता रहा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा कोर्ट के ऊपर, इसलिए एक लोकल गवर्नमेंट लाओ ताकि गाँव का समस्या वहीं पर निपटा लिया जाए। और लोकल गवर्नमेंट को हम लोग 2 नाम से जानते हैं, शहर में म्यूनिसिपैलिटीज और गाँवों में पंचायत या फिर पंचायती राज, जो भी आप कह लीजिए। चलिए अब यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीटली पंचायती राज के बारे में, यानी कि लोकल गवर्नमेंट को जो हम लोग गांव में नाम जानते हैं पंचायती राज के नाम से, उसको हम लोग देखेंगे आज क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है रूरल लोकल गवर्नमेंट इज नॉन एज पंचायती राज, यानी कि गाँवों में जो लोकल गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं उस गाँव में लोकल गवर्नमेंट का नाम क्या होता है? पंचायती राज होता है, ठीक है। आगे, ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेज हैज अ ग्राम पंचायत, यानी कि हर गांव या फिर कुछ ग्रुप होते हैं गांव के, उन सब के पास अपना एक ग्राम पंचायत होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि एक गांव या फिर गांव का कुछ ग्रुप होता है, वहां पे ना ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत का मतलब हो गया कि वो जगह जहाँ पे कि आके आप अपना मीटिंग डिस्कस करते हैं, कोई फैसला सुनाते हैं। पंचायत बेसिकली, पंचायत का सिंपल सा मतलब ही होता है कि आप वहाँ पे आके
लोगों के साथ मिलते जुलते हो और अपना कोई डिसीजन होता है तो आप उनको सुनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत इज अ काउंसिल ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट, जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में सरपंच। तो हर ग्राम पंचायत के पास ना बेसिकली वार्ड मेंबर होते हैं। वार्ड मेंबर कौन होता है पता है? जैसे हम लोग जो गांव में वोट देते हैं अपने गांव के लोगों को कि भैया हम आपको वोट दे रहे हैं, आप जीतोगे तो काम आपको मेरे लिए करना पड़ेगा, तो जो जिसको हम वोट दे रहे हैं यदि वो जीत गया उसी को तो कहते हैं वार्ड मेंबर। हालांकि उसको हम लोग आम भाषा में वार्ड पार्षद कहते हैं अपने आम भाषा में, लेकिन वार्ड मेंबर का मतलब हमारा केवल वही आदमी नहीं होता जिसको हम लोग वोट देते हैं। वार्ड मेंबर का मतलब वो भी होता है जो उस गांव में 18 साल या 18 साल से ऊपर का आदमी है। 18 साल से नीचे वाले को तो कैलकुलेट ही नहीं करते हम लोग, क्योंकि वो तो वोटिंग के राइट के अधिकार के भी नहीं है। हमारे इंडिया में वोटिंग राइट कब मिलता है? 18 साल या 18 साल से ऊपर, 18 साल या 18 साल से ऊपर। तो ये जो हमारा बेसिकली ग्राम पंचायत होता है जहाँ पे डिसीजन ये सब सुनाया जाता है, उसमें बहुत सारे मेंबर हमारे होते हैं। वार्ड मेंबर होता है यानी कि गांव के वो लोग होते हैं जो 18 साल के ऊपर के होते हैं। पंच होता है और एक सरपंच होता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का अपना अलग ही सिस्टम है। ठीक है, अगला, पंच एंड सरपंच आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज। तो ये जो आपका पंच और सरपंच होता है, देखिएगा, पंच और सरपंच ये जो दो आदमी होते हैं इनको हम लोग डायरेक्टली वोट देकर चुनते हैं। यानी कि गांव में देखते हो ना चुनाव उनाव होता है, तो उस चुनाव में हम लोग अपने पंच और सरपंच को वोट देकर चुनते हैं। और वोट केवल वही दे सकता है जो कि एडल्ट है, और एडल्ट कहने का मतलब है जिनका उम्र 18 साल से ऊपर का होता है, वही अपने पंच और सरपंच को चुनता है। कोई दिक्कत नहीं हुआ। और यही लोग फैसला सुनाते हैं यदि गांव में कोई समस्या होता है तो, है ना, मुर्गी चोरी का, बकरी चोरी का, यही सब समस्या सुनाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों आपस में लड़ाई कर लिए, ये हो गया वो हो गया, तो यही लोग फैसला सुनाते हैं। और ये लोग फैसला क्यों सुना पा रहे हैं बताओ? क्योंकि हमने इनको चुना है, हमने इनको वोट दिया है कि भैया आप मेरे लिए काम करो, फैसला सुनाओ, तो यही लोग फैसला सुनाते हैं। आम आदमी नहीं फैसला सुना सकता, यही फैसला सुनाते हैं। आगे, पंच एंड सरपंच इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज। वही बात है जो हमने कहा, पूरे गांव के लेवल पे जो डिसीजन लिया जाएगा वो पंच और सरपंच ही लेते हैं। ठीक है, यानी कि क्या डेवलपमेंट होना है गांव में कौन सा सड़क बनेगा, कौन सा नाली बनेगा, कहाँ पे तालाब बनेगा, ये सब का सब डिसीजन पंच और सरपंच मिलके लेते हैं। ठीक है, अगला है आपका द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। अब सवाल है कि सर ये ग्राम सभा फिर क्या है? देखो यहाँ पे ना दो टर्म आपके सामने है, एक है पंचायत, एक है ग्राम पंचायत और एक है ग्राम सभा, है ना, दो वर्ड यहाँ पे, और इसमें ना बहुत ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन बना रहता है, तो इनको ना दूर करो। पहले देखो, ग्राम पंचायत का मतलब पहले आप ये समझो होता क्या है। ग्राम पंचायत का मतलब हुआ कि यदि कोई समस्या हुआ तो वहां पर ना लोगों को इकट्ठा किया जाता है कि भैया देखो इन दोनों के घर के बीच में ना झगड़ा हो गया था, तो इसका फैसला आज सुनाने वाले हैं हमारे पंच और सरपंच, तो क्या करो, चलो सब वहां पे चलते हैं, फैसला को सुनेंगे। तो उस फैसले में वो भी लोग होते हैं जो आपस में लड़ाई किए हैं, जिसके ऊपर फैसला सुनाना है। पंच भी होते हैं, सरपंच भी होते हैं और गांव के सारे लोग भी होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है, लेकिन ग्राम सभा फिर क्या है? ये जो लोगों का भीड़ इकट्ठा हुआ ना, जो गांव को मिला के जो सभा हो रहा है, बेसिकली जो मीटिंग हो रहा है कि भैया तुमने इसको क्यों मारा, इसने तुमको क्यों मारा, इसी को कहते हैं ग्राम सभा। बात समझ में आ रही है? और ग्राम सभा में दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका ग्राम, देखो इसमें ना दो वर्ड है बेसिकली, ग्राम पंचायत में भी दो वर्ड है और ग्राम सभा में भी दो वर्ड है। देखो होता क्या है, ग्राम का मतलब होता है गांव, तो गांव में जो भी फैसला इसे सुनाना होता है उसको हम लोग कहेंगे सिंपल सा ग्राम पंचायत, बस। ठीक है, और ग्राम सभा का मतलब हो गया कि गांव में पंचायत यानी कि फैसला सुनाने के लिए लोगों का इकट्ठा तो होना होगा ना, एक सभा तो बनेगा, एक बहुत बड़ा मीटिंग तो होगा, उसी को कहेंगे ग्राम सभा, सिंपल। तो ये दो है। तो बेसिकली जो आपका ये पंचायत जो काम करता है, यानी कि जो फैसला सुनाना है, किसी को गांव से बाहर निकालना है, किसी को पूरी तरीके से बाहर निकाल देना है, ये सब जो फैसला सुना जाता है ये सब ग्राम सभा के अंडर में होता है। यानी कि गांव के सारे लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं तब जाकर कोई फैसला सुनाते हैं। ऐसा नहीं कि दो परिवार आपस में लड़ लिया और जो सरपंच है वो अपने घर पे उसको बुला लिया कि भैया तुम क्यों लड़े आपस में, चलो तुम गाँव छोड़ के भाग जाओ, ऐसे नहीं होता, घर में नहीं होता। यानी कि डिसीजन जो लेना होता है वो बंद कमरे में नहीं होता है, एकदम खुले आम तौर पे होता है, सब लोग वहां पे रहते हैं, सबका सहमति ऐसा होता है। अच्छा, आपने कोई मूवी देखा होगा ना, आपने किसी मूवी में देखा होगा एक सरपंच होता है, एक पंच होता है, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए होते हैं
और फैसला सुना रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्या वहाँ पे आपने मूवी में कभी ये देखा कि बाकी लोग पीछे भी खड़े होते हैं? बिल्कुल वही है हमारा ग्राम सभा। तो बेसिकली ये बहुत ही अच्छा होता है और इस चीज़ को हम खुद एक्सपीरियंस किए हुए हैं, क्योंकि मेरे गांव में ना ऐसे घटनाएं होते रहते हैं। मतलब कि पहले होते थे, अब तो बहुत कम हो गया। चोरी हो गया, फिर से हाँ मुर्गी चोरी, ये सब पहले पहले बहुत कॉमन था ये सब चीज़। तो हम लोग भी खुद देखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग 18+ थे तो हम लोगों को वहाँ पर जाने का मौका मिलता था। तो हम लोग देखे हुए हैं कैसे फैसला सुनाता है। हालांकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इस चीज़ को देखा होगा, फील किया होगा कि आखिर गांव में फैसला कैसे सुनाते हैं। और एक्चुअली में वहाँ पे ना, हालांकि जो डिसीजन लेते हैं वो तो पंच और सरपंच ही लेते हैं, लेकिन वहाँ पे अगल बगल में ना गांव के बड़े बुजुर्ग लोग भी बैठे रहते हैं उनका अनुभव लेने के लिए। क्योंकि देखो, आप भले ही पंच बन गए हो, सरपंच बन गए हो, लेकिन क्या आपके पास वो अनुभव है जो एक बूढ़े आदमी के पास अनुभव है? वो अनुभव है आपके पास? देखो, आपने, लोगों ने आपको वोट दिया, आप जीत गए, अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए कि आपका उम्र मात्र 30 साल है, आप पंच बन गए, आप सरपंच बन गए, लेकिन क्या आपके पास वो अनुभव है जो अनुभव एक 70 साल के आदमी के पास है? क्या आपके पास वो ऐसा एक्सपीरियंस है? आपके पास नहीं है। इसलिए किसी भी गांव में जब सरपंच ऐसा कोई फैसला सुनाते हैं तो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग भी वहां पे आपस में बैठे रहते हैं। उनसे पूछा जाता है कि मालिक आपका क्या कहना है, हुजूर आपका क्या कहना है ना? वो लोग भी वहां पे इकट्ठे होते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन किसके हाथ में होता है? पंच और सरपंच के हाथ में होता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं आगे। ऑल दी वोटर्स इन दी विलेज आर इट्स मेंबर्स, यानी कि ग्राम सभा का जो है सारे गांव के वोटर्स मेंबर होते हैं। अच्छा, वोटर कहा, इसका मतलब केवल कौन? जिनका उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर का है, वो सारे लोग ग्राम सभा में इकट्ठा होते हैं। और क्या डिसीजन लिया जा रहा है, किनको फैसला मिल रहा है, किनको फैसला नहीं मिल रहा है, ये सब उसका देखते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देखते हैं। और जनरली ना इसमें आम बच्चों को शामिल नहीं होने देता है, क्योंकि वो उस उम्र के अभी हैं भी नहीं, और वहाँ पे उनको आपस में खड़े भी रहने नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, बच्चे तो ढीठ होते हैं, पूरा जिद्दी होते हैं, है ना? वो भी जाके सुनने लगते हैं। ठीक है, खैर, हाँ, पेड़ पे चढ़ के हो गया, या फिर बीच में ऐसे ऐसे घुस घुस के गया इधर उधर, और बीच में सुन रहे हैं कि आखिर पंच क्या बोल रहा है, सरपंच क्या बोल रहा है। और फिर सामने अपने दोस्तों के साथ वो बोलेगा, अरे ऐसा हो गया था, वो ऐसा हो गया था, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद इसमें ऑल दी वोटर्स इंक्लूडिंग पंच एंड सरपंच इन द विलेज मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। देखो, गांव के सारे वोटर्स और पंच सरपंच ये सब के सब साल में लगभग 2 से 3 बार एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, और गांव के ऊपर क्या खर्च करना है, कहाँ पे सड़क बनाना है, कहाँ पे नाला बनाना है, इन सभी के ऊपर वो बातचीत करते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि देखो, गांव के ऊपर डिसीजन लिया जा रहा है तो आप किससे पूछोगे? बताओ, गांव के लोगों से ही पूछोगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप गांव में सड़क बनाने वाले हैं और आप चीफ मिनिस्टर से जाके पूछ रहे हैं कि हुजूर हम अपने गांव में क्या बनाएं। वो उसको कैसे पता रहेगा भाई? वो तो अपने शहर में है, वो अपने काम काज को देख रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि साल में 2 से 3 बार पंच सरपंच गांव के सभी बड़े बुजुर्ग लोग और वोटर, बेसिकली जो 18 साल के ऊपर के होते हैं, वो सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं साल में 2-3 बार, और वो डिसीजन लेते हैं कि अब हमको क्या अपने गांव के ऊपर करना चाहिए, कौन सा तरक्की करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए, ये सब उसके ऊपर वो डिसीजन लेते हैं। अगला, फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। चले यहाँ से ना आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको बहुत ज़्यादा होगा। सबसे पहले आप ये समझो, आपने देखा कि ग्राम पंचायत कहाँ पे होगा? हर गांव में होगा, यानी कि हर गांव का अपना अपना फैसला सुनाने का तरीका है। तो जब हम लोग बहुत सारे गांव को मतलब ग्राम पंचायत को, तो बहुत सारे जब हम लोग गांव को एक साथ जोड़ देते हैं तो वो हमारा बन जाता है समिति, यानी कि पंचायत समिति, या फिर हम लोग उसको आम भाषा में ब्लॉक भी बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको आम भाषा में मंडल भी बोलते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से आपको कन्फ्यूजन होने चालू हो जाते हैं। बहुत ध्यान से समझिए इसको। आपको पता है कि हर गांव में ग्राम पंचायत है, यानी कि हर गांव का अपना फैसला सुनाने का तरीका है, अपना वहाँ का वार्ड मतलब सरपंच है, सरपंच है। ठीक है, अब होता क्या यहाँ पे, जब हम लोग बहुत सारे गाँव को इकट्ठा कर देते हैं, यानी कि बहुत सारे गांव को जब हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं, तो जो हमारा एक बनता है, एक नया फॉर्म बनता है, उसको हम लोग कहते हैं पंचायत समिति, या फिर ब्लॉक, या फिर मंडल। तो यदि आपसे कोई पूछे कि पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल कब बनेगा, तब बनेगा जब हमारे बहुत सारे ग्राम पंचायत को आपस में हम लोग इकट्ठा कर देंगे। इकट्ठा करने का मतलब है कि 10-15 गाँव का एक ग्रुप बना देंगे। उसी ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे?
पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल, जो आपको बोलने का मन करे आप वो बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल दी पंचायत समितिज और ब्लॉक्स और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला। जिला का मतलब होता है इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट, जिला परिषद। अब देखो, क्या एक जिला में क्या गांव बस 10-15 ही होते हैं क्या? बहुत सारे होते हैं। तो आपने क्या किया, चलो मान लेते 10-10 गांव का, 10 गांव को आपने इकट्ठा किया, यानी कि 10 गांव के ग्रुप को आपने क्या बोला, पंचायत समिति बोला, या फिर आप क्या बोल सकते हो उसको, ब्लॉक भी बोल सकते हो या फिर मंडल भी बोल सकते हैं। तो ऐसा ऐसा 10-10 गांव का ग्रुप आपने बहुत सारा बना लिया, यानी कि पूरा जिला आपका उसमें कवर हो गया। तो एक साथ उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जिला परिषद। तो याद रखिएगा, इसमें ना कॉन्सेप्चुअल टर्म है। इसमें क्या आपने क्या, सबसे पहले 10 एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, बस 10 गांव, 20 गांव भी हो सकते हैं, 12 गांव भी हो सकते हैं, नॉर्मली 10-12 होते हैं। आपने क्या किया, सबसे पहले 10 गांव का आपने ग्रुप बना दिया, उसको आपने नाम दे दिया पंचायत समिति। ठीक है, अब वैसा वैसा 10 गांव का ग्रुप बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होते हैं, क्योंकि एक जिला में गांव 10-15 नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, हजारों हजार होते हैं। तो आपने उन सारे 10-10 ग्रुप का जो एक आपने पंचायत समिति बनाया था, उन सबको जब आपने इकट्ठा कर दिया, उसका नाम क्या बन गया, जिला परिषद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट आर सम अदर ऑफिशियल्स एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट आर इट्स मेंबर्स। अब देखो, हमारा जो लोकसभा का मेंबर होता है, यानी कि जो हमारा एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या तो वो, और एमएलए जो हमारा होता है, जिसको हम आम भाषा में विधायक कहते हैं, यानी कि हमारा लोकसभा का मेंबर कहने का मतलब कौन है, एमपी हो गया, एमएलए हो गया, या फिर उस डिस्ट्रिक्ट का यानी कि उस जिला का जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, वो भी जिला परिषद का मेंबर होता है। बात समझ में आ रही है? इसको ना थोड़ा सा बैठ के सोचना तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ना हम एक बार दोबारा आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले आपने 10 गांव का एक ग्रुप बनाया, उसको आपने नाम दिया पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल, आप जो बोल लीजिए उसको। फिर वैसा वैसा ग्रुप को आपने इकट्ठा कर दिया, बहुत सारे, तो उसका नाम आपने दे दिया जिला परिषद, सिंपल। अब उस जिला परिषद का हमारा जो है ना लोकसभा का मेंबर भी सदस्य होता है, एमएलए भी सदस्य होता है, या फिर उस जिला के जो सबसे बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं वो भी उसके मेंबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि जिला में पड़ता है भाई। ठीक है, आगे, द चेयरपर्सन ऑफ द जिला परिषद इज द हेड ऑफ द जिला परिषद। अब देखो, ये जो जिला परिषद है, इस जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन मतलब जो हेड होता है, वो उन्हीं में से कोई एक होता है। हो सकता है कि कोई एमपी हो जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो वो हो जाए उसका हेड, या फिर कोई एमएलए उसका हेड हो जाए, या फिर कोई उस जिला का बड़ा ऑफिसर है जो उसका हेड हो जाए। कहने का मतलब जिला परिषद का जो हेड होता है, जो सबसे बड़ा पर्सन होता है उसका, जिसके हाथ में सारा कंट्रोल रहता है, वो उसी में से कोई एक होता है। ठीक है, चलो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, पंचायती राज वाला। अगला आपका है म्युनिसिपैलिटीज। अब म्युनिसिपैलिटीज हमारा आपको पता है कहाँ पे होगा, गाँव में या शहर में, शहर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो आप देखते हो ना पटना नगर निगम, इस किसी को हम लोग क्या कहते हैं, म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं। ठीक है, आगे, अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज नॉन एज म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि शहर में जो गवर्नमेंट है लोकल गवर्नमेंट का, उसको हम लोग कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज। इसी को गांव में पंचायती राज बोलते हैं। इन सिटीज एरियाज आर डिवाइडेड फॉर इलेक्शन पर्पज एज वार्ड। अब देखो, आपको पता है जब भी हमारे शहर में चुनाव होता है, हम लोग ना इसको वार्ड में बांट देते हैं। जैसे बताइए, हम लोग कौन से वार्ड संख्या में रह रहे हैं, वार्ड संख्या 20 हम लोगों का है। उसी प्रकार से हर शहर को वार्ड में बांट देता है। वार्ड मतलब एरिया, वार्ड नंबर 1 मतलब ये एरिया अलग है, वार्ड नंबर 2 मतलब वो एरिया अलग है, वार्ड नंबर 3 मतलब ये एरिया अलग है। उसी प्रकार से हम लोग जो अभी जहाँ पे हैं पटना में, ये जगह हमारा कौन सा वार्ड नंबर पड़ता है, 20 पड़ता है। इसका मतलब है कि पटना को भी अलग अलग जगहों यानी कि अलग अलग वार्ड में बांटा गया है, और हम लोग हैं उसमें 20वें नंबर पर। ठीक है, तो जब भी शहर में चुनाव होता है लोकल गवर्नमेंट का, तो शहर को भी वार्ड में बांट दिया जाता है। उसका नाम रखते हैं वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ईच वार्ड वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ दैट वार्ड। बिल्कुल सही बात है। अब उस वार्ड में यानी कि उस एरिया में, वार्ड का मतलब सिंपल सा एरिया, तो उस वार्ड का एक ही रिप्रेजेंटेटिव होगा ना कोई। देखो, हालांकि वार्ड में जब चुनाव होता है ना, तो बहुत सारे लोग चुनाव में खड़े होते हैं, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही ना। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, हमारे वार्ड संख्या 20 का, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग चुनाव में लड़े थे,
सारे के सारे चुनाव में खड़े हुए थे, मतलब बहुत सारे लोग चुनाव में खड़े हुए थे, लगभग 8-9 लोग। क्या सभी जीता? कोई एक ही जीतेगा। कौन जीता? हमारा मुखिया जी जो हमारे हैं, भारती कुमारी, वो जीती। तो कहने का मतलब ये है कि जब शहर को, यानी कि शहर में जब चुनाव होता है लोकल गवर्नमेंट का, तो उसको अलग अलग हिस्से में बांटा जाता है। उसको हम लोग कहते हैं वार्ड, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, इस तरीके से। और हर वार्ड का एक ही रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको हम लोग वोट देते हैं और वो जीत जाता है। तो हर वार्ड का रिप्रेजेंटेटिव कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, आगे। लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव बनता कब है? जब हम लोग उसको वोट देते हैं, वो जीत जाता है, तो हमारा वो रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब कि जो हम बोलेंगे उसको करना पड़ेगा। हम बोलेंगे हमारे घर के आगे नाला खराब है, बनाओ, तो उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे। द चेयरपर्सन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज एंड दैट इज द मेयर। अब बताइए, हमारे पटना में तो वार्ड बहुत सारे हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, इस तरीके से 20-25 हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो बताइए, इन सभी वार्ड का कोई एक तो हेड होगा ना। हालांकि आपको पता है हर वार्ड में जो हेड है वो एक ही हो सकता है, जिसको हम लोग चुनाव में वोट देंगे वो जीत जाएगा, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। लेकिन बताइए, इन सभी वार्ड का भी तो कोई एक हेड होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। और आपको पता है पटना का मेयर कौन है? एक महिला है, श्रीमती सीता साहू जी है। नाम याद रखिएगा। अभी फिलहाल, क्योंकि हर साल, हर 5 साल पे चुनाव होते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं, वो तो हार गई थी। हाँ, अभी दूसरा है। हमारे अभी पटना का फिलहाल जो मेयर हैं वो सीता साहू जी हैं, एक महिला है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये हो गया कि पटना में जब लोकल गवर्नमेंट का चुनाव होगा तो पटना को वार्ड नंबर में बांट दिया जाएगा, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, इस तरीके से। और हर वार्ड का रिप्रेजेंटेटिव कितना होगा? 1 होगा। लेकिन इस टोटल वार्ड का, टोटल पटना में जितने भी वार्ड है, मान लेते हैं टोटल पटना में 50 वार्ड है मान लो, तो इन 50 वार्ड का हेड कौन होगा, यानी कि चेयरपर्सन कौन होगा? मेयर। मेयर, जिसको हम लोग कहते हैं मेयर। और हमारे पटना का भी फिलहाल मेयर जो है वो एक महिला है, जिनका नाम है सीता साहू। कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से हमारा चुनाव होता है शहरों में लोकल गवर्नमेंट का। देखो, शहर में चुनाव जो होता है ना लोकल गवर्नमेंट का, वो बड़ा सिंपल होता है। लेकिन गांव में थोड़ा सा, गांव में भी सिंपल ही है, लेकिन वहां पे ना नाम थोड़ा सा बड़ा टिपिकल है। पंच, सरपंच, इस तरीके से होता है, तो थोड़ा सा हम लोगों को उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन शहर का बड़ा सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और है, उसको भी समझ लीजिए। द सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी एंड इज कंडक्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। देखो, ये जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है ना, ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे बेस्ट चीज है। क्योंकि आप देखो, गांव का समस्या लेकर डायरेक्टली हाई कोर्ट नहीं आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं। अब हालांकि अभी भी दुनिया के अधिकतर कंट्री में 2 ही लेवल गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल और एक स्टेट। लेकिन इंडिया को देखा देखी हर कंट्री अब ये कोशिश कर रही है कि हमारे यहाँ भी 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, क्योंकि हर समस्या को लेकर आप तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आ नहीं सकते हैं, इसको वहीं पे खत्म किया जाए तो ठीक रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि लोकल गवर्नमेंट अब हर कंट्री चाहती है कि हमारे यहाँ पे भी हो। पहले यदि 2 गवर्नमेंट वहां पे हैं, तो वो भी अब चाहती है कि हमारे यहाँ पे भी 3 गवर्नमेंट हो और हम लोग भी अपने कंट्री को बेहतर तरीके से रन कर पाए। तो डेमोक्रेसी के लिए, यानी कि लोकतंत्र के लिए 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी बहुत ही जरूरी है, जो कि दुनिया के लगभग हर कंट्री अब इसको फॉलो कर रही है। पहले नहीं करती थी, अब कर रही है। अच्छा, क्या हर कंट्री में 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी कि लोकल गवर्नमेंट होना जरूरी है क्या? नहीं, ये डिपेंड करता है कि वहां का पॉपुलेशन कैसा है। पॉपुलेशन ज्यादा है तो होना चाहिए, पॉपुलेशन कम है तो नहीं होना चाहिए, सिंपल। देयर आर नाउ about 36 lakh representatives, elected representatives in the panchayats and municipalities all over the country। सोचो, ये केवल हमारे इंडिया का बात कर रहा है। ऑल ओवर द कंट्री का मतलब पूरे दुनिया का बात नहीं कर रहा है, केवल हमारे इंडिया का बात कर रहा है। हमारे पूरे के पूरे इंडिया में 36 लाख ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में जीते हुए चुनाव। सोचो, और ये 36 लाख किसी कंट्री का पॉपुलेशन होता है, और इतना तो हमारे यहाँ पे मात्र लोकल गवर्नमेंट में जीते हुए लोग हैं, चुनाव जीते हुए लोग हैं। सोचो, ये बहुत बड़ी बात है हमारे इंडिया के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है, वही जो हमने कहा आपको। कहने का मतलब क्या समझा आपने यहाँ पे? आपने ये समझा यहाँ पे कि हमारे इंडिया में जो लोकल गवर्नमेंट चलती है, उस लोकल गवर्नमेंट में टोटल पंच, सरपंच ऐसा मिला के टोटल कितने हैं इलेक्टेड, जिसको हमने चुनाव में वोट दिया और वो जीत गए, टोटल कितने हैं? 36 लाख है वो। सोचो,
36 लगे बहुत बड़ी संख्या होती है, और इतना संख्या तो किसी कंट्री का पॉपुलेशन होता है, सोचो। यानी कि किसी कंट्री का जो टोटल पॉपुलेशन है उतना तो हमारे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट में केवल पंच और सरपंच है, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। चलो, ये हमारा इंडिया का बहुत ही बड़ा एक बेनिफिट है, और इसलिए हमारा इंडिया आज इतना आगे बढ़ पा रहा है। डेमोक्रेसी का यदि सबसे बड़ा मिसाल है पूरी दुनिया में तो हमारा इकलौता कंट्री इंडिया है। इसलिए कहा जाता है इंडिया को कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, चलिए इस तरीके से टॉपिक और टॉपिक के साथ साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत रहा होगा तो आप लोग एक बार बेझिझक कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।